जय भीम साथियों, रतन लाल बोल रहा हूं। द्रविड़ आंदोलन के अग्रणी सामाजिक क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की किताब सच्ची रामायण को पहली बार हिंदी में लाने का श्रेय ललय सिंह यादव को जाता है। उनके द्वारा पेरियार की सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद करते ही उत्तर भारत में एक तरह का तूफान मच गया। 60 के दशक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इसलिए नेताओं को भी ये भाषण, ये सूचना जरूर पहुंचाइए उनको, वो सुने। पूरे उत्तर भारत में बवाल मचा। विडंबना यह है कि हम लोग आज जान रहे हैं, अगर नेताओं ने ईमानदारी की होती तो हम लोग बचपन में ही ललय सिंह यादव को जान पाते। 1968 में ललय सिंह यादव ने पेरियार साहब की किताब दी रामायण ए ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर सच्ची रामायण के नाम से प्रकाशित किया था। छपते ही धूम मच गई किताब की, और हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षक जो थे, आजकल भी आप देखेंगे, वो पता नहीं कौन उसको सर्टिफिकेट दिया है रक्षा करने का, तो हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षकों ने उनके विरोध में सड़कों पे कोहराम मचाया। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में यह कहा कि पुस्तक राज्य की विशाल हिंदू जनसंख्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है, और इस पुस्तक के लेखक ने बहुत ही खुली भाषा में महान अवतार श्री राम और सीता एवं जनक जैसे देवी देवताओं पर कलंक मढ़ा है, जिसकी हिंदू पूजा करते हैं। इसलिए इस किताब पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ललय सिंह यादव के एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। 19 जनवरी 1971 को कोर्ट ने जब्ती का आदेश निरस्त किया, उसको खत्म किया, और सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी जब्त शुदा पुस्तकें, जो जब्त किया गया है किताब, उसको वापस करे और अपीलकर्ता ललय सिंह यादव को 300 रुपये मुकदमे का खर्च दे। ललय सिंह यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव जीते। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ ने इसकी सुनवाई की, और 3 जज की अध्यक्षता जो कर रहे थे, वो कर रहे थे न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, और 2 जज जो थे उनका नाम था PN भगवती, बहुत ही रिनाउंड जूरिस्ट हुए हैं PN भगवती, और सैयद मुर्तजा फजल अली। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश बनाम ललय सिंह यादव मामला बहुत चर्चित रहा, और जो फैसला आया वो आया 16 सितंबर 1976 को। फैसला जो है ललय सिंह यादव और प्रकाशक के पक्ष में आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। सनद रहे, केंद्र और राज्य में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट को इतना विजडम था। सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी समझती थी, और कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में दलील दिया। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या हालत है, आप ये अंदाज़ा आकलन स्वयं कीजिए, और ये पड़ताल करने की कोशिश कीजिए कि क्या न्यायपालिका में और जो न्याय पद्धति है, उस समय 21वीं सदी में हम लोग विकास तो कर रहे हैं, लेकिन संस्थाओं का जो निर्माण किया गया था उसमें हमने विकास किया कि हमारा पतन हुआ। अभी कई मुकदमों में फैसला आया है, बाबरी मस्जिद में आया है, इसका मूल्यांकन
हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि कोर्ट कैसे काम कर रही है, भारत की जनता ये तय करेगी। चलिए आगे चलते हैं। मुकदमा जीतने के बाद पेरियार ललई सिंह यादव वो उत्तर भारत में बहुत चर्चित हो गए और पता नहीं क्यों नहीं पिछड़े नेताओं ने उनके बारे में मंचों से चर्चा की, ये मेरे समझ के परे है। हम लोग अब दिल्ली में आकर जाने हैं ललई सिंह यादव कौन थे। इतना लंबा अंतराल रहा, पिछड़ों का नाम लूं अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का, तो बड़े बड़े नेता हुए, प्रधानमंत्री बनवाया है उन्होंने, बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन किसी ने ललई सिंह यादव का मन से नाम जिक्र नहीं किया। ये त्रासदी है, ये विडंबना है। इसलिए सवाल नेताओं पे भी उठाना जरूरी है। बहुत चर्चित हुए। ललई सिंह यादव ने 1967 में हिंदू धर्म त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने नाम से यादव शब्द हटा लिया था और इसके पीछे उनकी मंशा थी कि जाति विरोधी चेतना है उसको आगे बढ़ाया जाए। यही चेतना उनके पीछे काम कर रही थी। वे जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद पेरियार ललई सिंह यादव ने इतिहास में बहुजन नायकों की पड़ताल से खोज करने की शुरुआत की और बौद्ध धर्म अपनाने वाले सम्राट अशोक बने उनके नायक और उनके नाम पर उन्होंने अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था कायम की और अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया। सोचिए, आज हमारे नेता किताब तो पढ़ते नहीं है, 100 पेज किताब भी नहीं पढ़ते हैं। पुस्तकालय बनाना और प्रिंटिंग प्रेस लगाना बड़ी बात है। इसलिए खास तौर से जो साथी मुझे सुन रहे हैं, भक्ति जरूरी, नेताओं से सवाल पूछिए। नहीं सवाल पूछेंगे तो आप भी गुलाम होंगे और आने वाली आपकी पीढ़ियां भी गुलाम होंगी। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। क्या जितने दलित पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं उनके पास कोई प्रिंटिंग प्रेस है क्या? कोई उनके माउथपीस हैं क्या? कोई अखबार वो निकाल रहे हैं क्या? कोई मैगजीन वो निकाल रहे हैं क्या? कोई उनके पास शोध टीम है क्या? ये सवाल आपको लगातार अपने नेताओं से पूछना पड़ेगा। नहीं पूछेंगे तो नेताओं को तो छोड़िए, आप अपने बौद्धिकता से ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने रचनाएं की, लिखा भी, और उनकी जीवनी के बारे में बाद में बोलूंगा कि क्या थे। वो कोई इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर नहीं थे, पीएचडी की डिग्री नहीं ली थी उन्होंने कोई पीएचडी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नहीं गए थे, कोई बीएचयू में नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने किताबें लिखी, गद्य और पद दोनों में रचनाएं की। और रचनाओं का नाम मैं आपके सामने रखता हूं। पहले लिखे उन्होंने 5 नाटक लिखे। पहला अंगुलीमाल नाटक, दूसरा शंबुक बध, तीसरा संत माया बलिदान, चौथा एकलव्य, 5वां नाग यज्ञ नाटक। गद्य में भी उन्होंने 3 किताबें लिखी। शोषितों पर धार्मिक डकैती, दूसरा शोषितों पर राजनीतिक डकैती, और तीसरा सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। ये उन्होंने किताब लिखी। उनके नाटकों और साहित्य में उनके योगदान के बारे में जो एक बड़े चिंतक हैं इस सदी के, मैं मानता हूँ, कमल भारती साहब हैं। उन्होंने लिखा है कि हिंदी साहित्य के समानांतर नई वैचारिक क्रांति का साहित्य था ललई सिंह यादव का साहित्य, जिसने हिंदू नायकों और हिंदू संस्कृति पर दलित वर्गों की सोच को बदल दिया। यह नया विमर्श था जिसका हिंदी साहित्य में अभाव था। ललई सिंह के इस साहित्य ने बहुजनों में ब्राह्मणवाद विरोधी विद्रोही चेतना पैदा की और उनमें श्रमण संस्कृति और वैचारिकी का नवजागरण किया। कमल भारती साहब ने ये लिखा है। चलिए, बहरहाल ये सब अभी और पड़ताल, इनका प्रकाशन आना बाकी है। ललई सिंह यादव को पेरियार की उपाधि पेरियार की जन्मस्थली और कर्मस्थली तमिलनाडु में मिली। बाद में वे हिंदी
हिंदी पट्टी में उत्तर भारत के पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 1 सितंबर 1911 को कानपुर के झिंझक रेलवे स्टेशन के पास कठारा गांव में हुआ था। अन्य बहुजन नायकों की तरह उनका जीवन भी संघर्ष से भरा हुआ है। ललई सिंह यादव 1933 में ग्वालियर के सशस्त्र पुलिस बल में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे, पर कांग्रेस के स्वराज का समर्थन करने के कारण जो ब्रिटिश हुकूमत के फरमान के खिलाफ थी, 2 साल के लिए बर्खास्त कर दिए गए। इस बर्खास्ती के खिलाफ ललई सिंह यादव अपील में गए और बहाल कर दिए गए। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ही नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की और उसके सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने। इस संघ के द्वारा उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं उठाई और उनके लिए उच्च अधिकारियों से लड़ाई की। जब अमेरिका में भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बनाई और भारतीय सेना के जवानों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए सोल्जर ऑफ द वॉर पुस्तक लिखी, तब इस पुस्तक की तर्ज पर ललई सिंह यादव ने 1946 में सिपाही की तबाही नामक किताब लिखी। यह किताब छपी तो नहीं, लेकिन इसका प्रिंट कराकर सिपाहियों में बांट दिया गया। लेकिन जैसे ही सेना के इंस्पेक्टर जनरल को यह पता लगा, उन्होंने इस किताब को अपने आज्ञा के ऑर्डर देकर इसको जब्त कर लिया गया। सिपाही की तबाही एक वार्तालाप शैली, बातचीत की शैली में लिखी गई किताब है। यदि वह प्रकाशित होती, तो जो लेखक ये किताब लिख रहे हैं वो कह रहे हैं, यदि वह प्रकाशित होती तो उसकी तुलना आज महात्मा फूले की किताब किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत से की जाती। ये था उस किताब का महत्व। कोई शोधार्थी, कोई साथी जिनको ये किताब मिले, सिपाही की तबाही, वो किताब मुझे ज़रूर उपलब्ध कराएं, मैं पढ़ूंगा और अपने पूरे सोशल मीडिया के साथियों से मैं उसको साझा करूंगा। बहरहाल इसके 1 साल बाद ललई सिंह यादव ने ग्वालियर पुलिस और आर्मी में हड़ताल करा दी, जिसके परिणाम स्वरूप वो सिपाही थे, कोई बड़े ऑफिसर नहीं थे। आजकल तो बड़े बड़े ऑफिसर भी, चाहे जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं, जान लीजिए, वो डीजी से लेकर सब जो है डायरेक्टर, सब भी डीजी, सब तमाम घुटना टेके रहते हैं सरकार के सामने। और उस जमाने में एक सिपाही ललई सिंह यादव ने सरकार के सामने सिपाहियों की हड़ताल करवा दी, जिसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1947 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और 5 साल के लिए सश्रम कारावास, जेल की सजा 5 साल के लिए उनको मिली। 9 महीने जेल में रहे और जब भारत आज़ाद हुआ तब ग्वालियर स्टेट के भारत में विलय के साथ ही 12 जनवरी 1948 को उनको जेल से रिहा किया गया। मैं यहाँ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ललई सिंह यादव जरूर उस समय अंबेडकर से या तमाम ऐसे लोग थे, उनसे वो मिले होंगे या उनको पढ़े होंगे। उनके राइटिंग्स में उनके बारे में, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के बारे में, काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में, चाहे जो लोग उस समय लिख रहे थे, कुछ न कुछ मटेरियल मिलना चाहिए। इसलिए जो साथी इस पर शोध कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि ये मटेरियल साझा करवाएं कि अंबेडकर साहब की राइटिंग का या फुले की राइटिंग का पेरियार कैसे प्रभाव इन लोगों के ऊपर पड़ रहा था, उन्होंने अपने राइटिंग में इन बहुजन नायकों का कैसे जिक्र किया है, कैसे उनको याद किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आज़ाद भारत जब हुआ तब 12 जनवरी 1948 को वो जेल से रिहा हुए। 1950 में ललई सिंह यादव सरकारी सेवा से विमुक्त हुए, रिटायर हुए और उसके बाद
उन्होंने अपना सारा जीवन बहुजन समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें इस बात का आभास हो चुका था, बहुत ही संजीदगी से आभास हो चुका था कि ब्राह्मणवाद के खात्मे के बगैर बहुजनों की मुक्ति नहीं हो सकती। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक लेखक और प्रकाशक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के खात्मे और बहुजनों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। 7 फरवरी 1993 को उन्होंने अंतिम विदा ली। उस समय मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, और अगर मुझे पता होता, मैं अपने नेताओं से सुना होता, तो मैं जाकर उनसे ज़रूर मिलता, उनका इंटरव्यू मैं ज़रूर करता। उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए का छात्र था। तो इसलिए आज वो कहीं ना कहीं वो मलाल है हमारे बीच की, हमारे जो लोगों ने ठीक से प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, आर्काइव बनाना, अपने नायकों को प्रिजर्व करना, पता नहीं उन्होंने सीखा नहीं या जानबूझ के नज़रअंदाज कर दिया वोट के लालच में, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक सवाल तो बनता है, आज ही के दिन, आज 7 फरवरी है, आज माता रमाबाई का जन्म हुआ था और उत्तर भारत के पेरियार ललय सिंह यादव, उनका आज देहावसान हुआ था। शुक्रिया साथियों। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।